Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of nuclei for CBSE Class 12 and various state board syllabus. These videos are extremely useful for concept clearance in IIT SND NEET. Please watch the videos till the end to get a clarity on the topics discussed. Okay, people, we will talk about nuclear force. Here we are going to talk about nuclear force. Okay, देखो इस चीज को समझो कि एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हैं भाई साहब, आपके हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का तो भाई साहब कोई लेना देना है नहीं, ये तो आपके न्यूट्रल है। जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो भाई साहब पास आते आते रहेंगे, ठीक है, तो देखो कितने ही पास आएंगे, ठीक है, और क्या पास आने के लिए इनके अंदर जो फोर्स है, ठीक है, वो कैसे इंपैक्ट हो। ओके, एक प्रोटॉन है और ये दूसरा प्रोटॉन है। विल देयर बी अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम? विल देयर बी अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम? ओके, इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको भाई साहब आप कैसे निकालते हैं? भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना, ठीक है। तो एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन के बीच में किस तरीके का फोर्स रहेगा? There will be a repulsive force. Are we clear this one? Okay. तो दो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहेगा। अभी जब ये दो प्रोटॉन को आप पास में ला रहे हैं, तो आप पास में ला कैसे सकते हैं? पहली बात तो ये, क्योंकि भाई साहब ये अगर पास में आ रहे हैं तो चिपकेंगे ना, क्योंकि इनमें तो रिपल्सिव फोर्स रहेगा। न्यूट्रॉन्स के बाहर में, न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन्स जो है वो भाई साहब आपके अनचार्ज पार्टिकल्स हैं। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट देम फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स व्हिच आर कमिंग क्लोज एनफ। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप प्रोटॉन्स को पास ला रहे हैं, तो प्रोटॉन्स में आपके भाई साहब एक क्या रहेगा? देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स, देयर विल अ रिपल्सिव फोर्स। लेकिन इनको अगर आप पास ला रहे हैं और पास लाते लाते आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस व्हिच इज 1 फेम्टोमीटर, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, इस डिस्टेंस पे ले आते हैं, तो इनका जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे भारी पड़ जाएगा, ठीक है। That will be more than the electrostatic force and hence they will come together. In spite of having a repulsive electrostatic force, the nucleons, that is the protons, will come together. यहाँ पे जब हम न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं, we are specifically talking about the protons, और ये बहुत बड़ा फोर्स है, ठीक है। तो जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक टाइप का एनर्जी जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वैसे ही ये न्यूक्लियर फोर्स एक टाइप का एनर्जी जनरेट करेगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। आर वी क्लियर ऑफ दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो ये आपका ये एक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा? दो प्रोटॉन्स को चिपकाने की कोशिश करेगा, और न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा? दो प्रोटॉन्स को साथ लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब क्यों है? ये बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका एक अजीबोगरीब किस्सा क्या है कि ये जैसे आपका 1 फेम्टोमीटर का डिस्टेंस होगा, ये बहुत पावरफुल हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि एक दूसरे से चिपक जाए, ठीक है। तो मतलब उसके बाद ये जीरो आउट होना चालू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट जीरोइंग आउट, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। इसको बोलेंगे भाई साहब न्यूक्लियर फोर्स। तो एक ठीक है, तो फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस। व्हाट आर द फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस? एक हो गया आपका न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? आपके न्यूक्लियस की न्यूक्लियॉन्स जो है उनके अंदर का फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियस फोर्स, कूलम फोर्सेस। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपके? व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर है भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स के बीच में क्या रहेगा आपका? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। प्रोटॉन्स के बीच में रहेगा, ये चार्ज अभी भूल जाओ, क्योंकि चार्ज का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो आपके प्रोटॉन्स के मध्य चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये दो प्रोटॉन्स के बीच में एक फोर्स है और दो प्रोटॉन्स को साथ खींच रही है, ठीक है। कूलम फोर्स क्या होगा? जो आपका नॉर्मल फोर्स होता है वैसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। टेंसर फोर्सेस एंड हार्डकोर रिपल्सिव फोर्सेस, these are the forces that we are going to consider in a nucleus. एक न्यूक्लियस के अंदर
ये सारे फोर्सेस को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कूलम फोर्स, ठीक है, इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अनदर प्रोटॉन, एक प्रोटॉन भाई साहब आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, दूसरा प्रोटॉन भी आपका एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच में क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, सिंपल सा कूलम फोर्स हो जाएगी, ठीक है। These forces are responsible for the instability of the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर भाई साहब देखिए, अगर समझो ये जितने भी लोग बैठे हुए एक दूसरे को मारामारी करना चालू करते हैं, तो रूम का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, कुछ ऊट बाढ़ जाएगा भाई साहब, तुम लोग करना भाई साहब, मैं कैमरा लेके भाग जाऊंगा, ठीक है। तो जो भी चीजें होंगी आपकी, तो ये क्या करेगा, चीज का मतलब पूरे स्थिति को अनस्टेबल कर देगा। इसी तरह से प्रोटॉन्स जो है वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर भाई साहब ये सारे मारामारी कर रहे हैं भाई साहब, इनके अंदर रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। तो दीज फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर द इनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। हट के बाहर आ जाएंगे भाई साहब, इतना ज्यादा फोर्स है ना, दो प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स, उससे क्या होगा, ये दोनों सब हट के बाहर आ जाएंगे, है ना, तो इनस्टेबल करेगा न्यूक्लियस को, सो इट विल रेंडर द न्यूक्लियस व्हाट, इनस्टेबल। एन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे भाई साहब आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, कूलम फोर्स भी इंक्रीज होता जाता है। बताओ क्यों, समझो भाई साहब, आपका समझो यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है, 11 है। हम आते हैं भाई साहब मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। हम आते हैं भाई साहब एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। इसके न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन्स है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 13 प्रोटॉन्स है। तो जैसे जैसे भाई साहब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, रिपल्सिव फोर्स भी तो बढ़ता जाएगा और इंस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। So these things will keep on increasing. Okay. So as the atomic number increases, Coulomb force increases and stability of the nucleus decreases. ठीक है, stability वैसे nucleus की वैसे decrease हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे कि ऐसे एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर बहुत हाई है, they will show a tendency to break, ठीक है। और ऐसे एटम्स देखेंगे जिनका एटॉमिक नंबर बहुत लो है, तो they will show a tendency to fuse, ठीक है। ओके, सो एग्जांपल जैसे आप देखो भाई साहब, कार्बन C12 स्टेबल और ये आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसका एटॉमिक नंबर देखो भाई साहब कितना है, 6। तो एक न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 92, ठीक है। इसके लिए भाई साहब ये फिशन करेगा, ठीक है। ये आपका रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा, यूरेनियम 235 है, इट विल अंडरगो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके। तो न्यूक्लियर फोर्सेस, द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये, ठीक है। इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। This is one of the strongest of all. The forces which are acting within the nucleus or among the nucleons are called the nuclear forces. हाँ, इधर आके आजा। अरे मनीष भी देख जरूर देखो स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं। आजा बैठ जा। ठीक है। The forces which are acting within the nucleus or among the nucleons are called nuclear forces. तो आपके वैसा न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर कौन होंगे, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये जो फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर काम कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, दीज आर नोन एज न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर, ओके। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स, इसको आप ध्यान रखिए। और बहुत बढ़िया, ठीक है, इतने स्मार्टली कौन होता है भाई साहब, ठीक है। तो आप तेजस को हम मिस नहीं कर रहे। आपका भाई साहब ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर भाई साहब है प्रोटॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स। और ये भाई साहब, तो प्रोटॉन्स के अंदर भाई साहब क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। और क्या बोला जा रहा है कि प्रोटॉन्स के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये न्यूक्लियर फोर्स कूलम फोर्स से ज्यादा है, जिसके वजह से प्रोटॉन्स आर असेंबल्ड इनसाइड अ न्यूक्लियस। आर वी क्लियर, ठीक है। तो ये चिटक रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये मिल भी रहे क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। तो जैसे ये अपने राजेश चौधरी हैं, इन्होंने शादी की, ठीक है, इनके भाई हैं भाई साहब, तो बहुत झगड़ा हो रहा है, मतलब छिड़कने का मामला हो रहा है, लेकिन अभी परिवार क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, इसलिए भाई साहब दोनों एक छत के नीचे, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो न्यूक्लियर फोर्स इज कीपिंग देम अंडर वन रूफ, हाउएवर दे वांट टू गेट अपार्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन देम। तो आपका भाई साहब न्यूक्लियस के अंदर आपके जो प्रोटॉन्स हैं, they will always show a tendency to fall apart because of electrostatic force. However, nuclear force will keep them alive, क्योंकि nuclear force जो है वो आपके electrostatic force से ज़्यादा है। क्लियर है?
एकदम सब ओके। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आपका भाई साहब कूलम फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ये क्या होता है भाई साहब? ओके, इस ग्राफ को समझने के लिए समझिए इस चीज को। देखो, जब आपका ये डिस्टेंस है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच या दो प्रोटॉन्स के बीच डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप देखोगे भाई साहब कि ये मैक्सिमम हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू स्टडी दिस और अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, लेट्स बेसिकली जो